हेलो बच्चों, जैसा कि हम साइंस का भी सेट 2 करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 की बात, और सेट नंबर है आपका 84 आई के। इसके पहले मैंने एक सेट करवा दिया, उसका पूरा सॉल्यूशन करवाया जो आपके पेपर के लिए काफी अच्छा होगा। इसका लिंक मैं यहाँ दे दे रहा हूँ, आप उसको क्या कर लेंगे, रेफर कर लेंगे। देखिए एक बात समझिएगा कि पेपर के सारे सोल्यूशन सारे बच्चे कर रहे हैं। कई बच्चों को डाउट भी हो रहा है कि सर अनसॉल्व सॉल्व करने से कितने परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे। बच्चा जितना बताया जा रहा है, मैं इस बात से बहुत 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 ज्यादा श्योर हूँ, जितना बताया जा रहा है अगर आप 90% भी पेपर में लाना चाहते हैं, मैं एक टॉपिक को ऑलरेडी सेग्रीगेट करके उसके अंदर जाकर सारी चीजें बता रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं पेपर के सारे सेट कवर करा रहा हूँ और आपके नंबर ना आए, मैं इस बात से श्योर हूँ कि अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हैं तो 90% के चांसेस बनते हैं। हाँ ये है कि अगर आप अपने से करते हैं तो फिर आप उसका आंसर देखेंगे, बस आगे निकल जाएंगे, आप उसके सारे पार्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आप अपने से करते हैं तब आपको बताया था 3 ईयर का सेट, जिसमें एक ईयर में 7 सेट होते हैं और 3 ईयर में 21 सेट होते हैं। तो 21 सेट अगर आप ऐसे पेपर पूरा सॉल्व करते हैं तब जाके आपके कुछ नंबर्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। क्योंकि देखो पेपर में कई सारे क्वेश्चंस मैं अभी आज बताऊंगा भी, जहां आपको लगेगा कि ये बुक में दिया ही नहीं है, रिएक्शन पूछ लिया गया है, तो फिर वहां प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो आज करेंगे क्वेश्चन और आपको बताएंगे भी। एक क्वेश्चन पीछे वाले सेट में भी आया था जो अलग था, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी से हमारा था, और वो क्वेश्चंस आपको 10th लेवल का तो नहीं था, वो 12th लेवल का था, बट पूछ दिया गया था, तो आपको लिखना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ। क्योंकि आपने उसके बारे में बहुत थोड़ा पढ़ा है, तो वो 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा। इसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा आया है, तो हम आपसे बात करेंगे। आप बस इतना काम करिए, जो कराया जा रहा है उसका नोट्स बना के चलिए, क्योंकि बिना नोट्स बनाए अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारे सारे क्वेश्चन। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बस करेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच हमें बात कर रहा है, इसके बीच बात कर रहा है, ध्रुव और फोकस के बीच बात कर रहा है कि ध्रुव है और फोकस है, उसके बीच वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। एक बात समझिए, आपको ट्रिक पहले ही बताया है हमने, अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको बताया है कि ये अवतल दर्पण है। जो चीजें मैं बता दिया करूंगा पहले सेट में, ट्रिक वगैरह उसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप उसको रेफर करके तभी इधर आया करिए, क्योंकि मैं ट्रिक भी बताता हूँ बीच बीच में, आपके लिए अच्छा रहेगा वो। चलिए देखते हैं, अवतल दर्पण है जैसे कि हम जानते हैं, और मैं जानता हूँ कि हमारा क्या है, ये ध्रुव है, ये क्या है, ध्रुव है, और फोकस यहाँ पे होगा बस, फोकस का जस्ट डबल अगर मैं बात करूँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जिसको हम बोलते हैं वक्ता त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, वस्तु कहाँ रखा है, ध्रुव और फोकस के बीच स्थित है, तो यहाँ पे कंडीशन का फिगर भी मैं बना दे रहा हूँ, ताकि आप अगर बाद में पढ़े तो आपके लिए क्लियर हो। तो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें होती हैं फोकस से हो जाती है। दूसरा हमने पढ़ा है क्या कि अगर वक्रता त्रिज्या से कोई किरण जा रही है तो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, वापस निकल जाएगी, ऐसा हम जानते हैं। तो इसको जब पीछे की तरफ हम बढ़ाते हैं इन दोनों को, तो ये क्या होती है, नहीं कटती, या क्या होती है, कटती। मैं देख पाता हूँ कि इधर अगर बन रहा है कोई भी प्रतिबिंब तो कैसा बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी। आभासी के अलावा अगर मैं बात करूं कैसा होता है, बड़ा। कैसा होता है, बड़ा। वस्तु की साइज से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, आभासी होगा, और कैसा होगा, सीधा होगा। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा होगा, आभासी, सीधा, छोटा। छोटा दे रखा है इसलिए गलत हो गया, आभासी, सीधा और बड़ा, यही ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, सही हो रहा है। यहाँ पे वास्तविक दे रहा है, वास्तविक तो वैसे भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें बी दे रखा है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। क्या रहा है, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है। देखो बच्चा एक बात यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ बड़ी कंफ्यूजन होती है कि दूर दृष्टि दोष। देखिए दूर दृष्टि दोष में जस्ट उल्टी चीजें होती है, निकट की चीज हमें नहीं दिखाई देती है, और निकट दृष्टि दोष में दूर की चीजें नहीं दिखाई देती है। जब भी दूर दृष्टि दोष होता है तो इसका जो प्रतिबिंब मेरा रेटिना पे आपके बनना चाहिए वो कहाँ हो जाता है, ये बहुत दूर चला जाता है, बाहर कहीं मिलता है, मतलब यहाँ पे तो हमारा कट ही नहीं कर रहा है, तो इमेज बनता ही नहीं है, इसलिए हमें क्या होता है, साफ नहीं दिखाई देता है। हम यूज क्या करते हैं, अवतल लेंस यूज करते हैं। आपको ये फिगर भी याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, आपको ये फिगर याद होना चाहिए। पूछिए क्यों याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट आपको बस यही करता है कि फिगर पढ़िए, तो ये दोनों फिगर आप साथ साथ क्या कर लेंगे, बना लेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा यूज करेंगे, आपको समझ आ रहा है,
दूरदृष्टि दोष के लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे अवतल लेंस यूज कर रहे हैं, सॉरी उत्तल लेंस यूज कर रहे हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? उत्तल लेंस। एक बात और देख लेते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए। जैसे हम बात करें तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ प्रतिबिंब मेरा रेटिना के पहले ही कहीं कट जा रहा है, तो प्रतिबिंब हमारा बनी नहीं पाता है रेटिना पे, तो साफ हमें दिखाई नहीं देता। यहाँ पे अवतल लेंस जब हम यूज करते हैं तो पहले क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट बनाएगा, जिसको हम वहां करके देखते हैं तो हमें कैसा रेटिना पे प्राप्त हो जाता है। तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि निकट दृष्टि दोष होगा तो अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष होगा तो उत्तल लेंस। कई बार भूल जाता है, कई बार क्या होता है भूल जाता है। इसको याद करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, देखो यहाँ पे दूर दृष्टि दोष लिखा है, क्या लिखा है? दूर दृष्टि। अभी दूर दृष्टि में ट्रिक बस बता रहा हूँ, यहाँ पे ऊ की मात्रा है, क्या ऊ की मात्रा? ऊ की मात्रा के लिए ऊ ही यूज होगा। मतलब उत्तर में हमारा क्या होता है, ऊ चलता है, तो यहाँ पे ऊ और ये भी ऊ लगभग में बात कर लूं, ये वैसे तो बड़ा हुआ है, उससे मतलब नहीं, बस इससे टर्म से मतलब है। ऊ की मात्रा है, ऊ आया, उत्तल लेंस ही यूज करेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। इसका उल्टा निकट वाले के लिए क्या करेंगे? अवतल लेंस करेंगे। हमारे समझ से बातें क्या होंगी? क्लियर। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर हम देख पा रहे हैं, कह रहा है एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब। देखिए एक बात समझिए, आपसे बोल रहा है आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और उसका आवर्धन दे रखा है 0.5 और वस्तु की दूरी दे रखी है 0.2। आप जानते हैं कोई भी हो वस्तु की दूरी अगर हमारा है तो वस्तु किधर रखी जाएगी? हमेशा इधर की ही तरफ रखी जाएगी। अगर ये हमारा दर्पण है तो इधर की ही तरफ रखेंगे, अगर अवतल मान रहे हैं इधर की तरफ। अगर ये उत्तल होता तो भी हम बात कर लेते किधर की तरफ होता, इधर की तरफ वस्तु होता। इधर की तरफ कुछ भी वस्तु है तो हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक होगी। और ये 0.2 मीटर कितना होगा? 0.2 मीटर। कह रहा है आवर्धन कितना है? आवर्धन है 0.5। कितना है? 0.5। आप एक बात जानते हैं कि आवर्धन का फार्मूला, यहाँ पे बात चल रही है लेंस के लिए। लेंस कौन सा है बताया नहीं गया है आपको। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ क्या करना है? चेक करना है। तो क्या कर लेंगे आप जानते हैं लेंस की केस में m इक्वल टू होता है v बाई u। अगर यही दर्पण होता तो माइनस v बाई u होता, लेकिन ये क्या है? लेंस है तो v बाई u। हम जानते हैं 0.5 के पहले ही दे रखा है और v इक्वल टू यहाँ पे u इक्वल टू कितना हो जाएगा? -0.2। इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस में 0.1, माइनस में यहाँ 0.10 आएगा, माइनस में कितना हो जाएगा? 0.1 मीटर आ जाएगा। ये v की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी? v की वैल्यू। आपको u की वैल्यू पता लग गया और v की वैल्यू पता लग गया। फोकस निकालना है रीजन, यहाँ पे जो भी ऑप्शन दे रखा है उस हिसाब से दे रखा है, फोकस के हिसाब से दे रखा है। मैं निकाल लेता हूँ 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/v माइनस 1/u। 1/v का मतलब कितना? v की वैल्यू कितनी दे रखी है? -0.1 दे रखी है। और यहाँ पे बात कर लूं u की वैल्यू कितनी दे रखी है? -0.2 दे रखी है। यहाँ कर दीजिए आप, जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको करेंगे तो -1/0.1 हो जाएगा, ये +1/0.2 हो जाएगा। देखो एक काम पॉइंट को खत्म कर लो, देखिए हमें क्रिएट करेगा प्रॉब्लम। 10 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे यहाँ पे तो यहाँ आ जाएगा 10 और नीचे कितना आ जाएगा? यहाँ 10 का नीचे ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 10/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। यहाँ सॉल्व करेंगे तो -10 + 5 मतलब कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -5। 1/f इक्वल टू, देखो एक बच्चा ध्यान सुनो कि f इक्वल टू अगर यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है 1/f इक्वल टू निकला है, f इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/-5। यहाँ करेंगे अगर आप यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा -0.2। अब एक बात समझिए, जब माइनस की बात आती है फोकस हमारा किस में आ गया है? माइनस में। जब फोकस माइनस में आ गया है तो यहाँ लेंस कौन सा होगा? अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस, ठीक है ना। अगर ये प्लस में होता तो हम बात कर लेते कौन सा होता? उत्तल लेंस। कौन सा होता? उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस बन रहा है 0.2 मीटर दूरी पर। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको यही ऑप्शन क्या है? सही करेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको साइड में विशेष ध्यान रखना है, कई बार साइड में गलत भी हो जाता है और यही आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। कह रहा है श्वेत प्रकाश, देखिए फर्स्ट सेट में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, एक नंबर का इसमें से। श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है, प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश, देखो अधिकतम झुकी की बात कर रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा झुक कौन रहा है? ये झुक रहा है, वायलेट झुक रहा है। वायलेट मतलब क्या? बैगनी झुक रहा है। तो कौन सा होगा? ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये आप सीक्वेंस याद रखना, जैसे भी आपको याद हो, वियोग से याद हो या बैगनी आंख पिनाला, जिस तरह याद हो आप यहाँ पे याद कर लेंगे। आप इसको क्या कर लेंगे? इसको नोट भी कर लेंगे, ठीक है। तो पीछे बताया भी था इसका। चलते हैं आगे, पीछे सेट में हमने कराया है, इसको ट्रिक पूरा बताया था। लिख के यहाँ पे बात कर ले, R1 और R2 दो समांतर क्रम में जोड़े जा रहे हैं। देखिए एक बात समझिए, 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 + r2, 1/r2। इस केस में समांतर चलेगी। अगर मैं यहाँ से तुल्य प्रतिरोध निकालता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, R2 + R1 अपान कितना हो जाएगा? R1 R2। यहाँ पे बात कर लेंगे 1/r इक्वल टू ये होगा तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा? R1 R2 अपान कितना?
R1 प्लस R2, R1 प्लस क्या R2। आप देख रहे हैं यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो हम यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन से ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे, पांचवें के बाद बात कर लेते हैं छठे नंबर क्वेश्चन। कह रहा है विद्युत बल्ब में, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बल्ब के फिलामेंट की बात कर रहा है। फिलामेंट में हम कौन सा यूज करते हैं, टंगस्टन का। इसका टेंपरेचर बहुत ज्यादा होता है, टेंपरेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा। जब सप्लाई बहुत ज्यादा भी होती है तो इसके जो वायर होते हैं वो क्या करते हैं, 2300 के आसपास हमारे टेंपरेचर क्या कर पाते हैं, झेल पाते हैं। तो इस कारण से इसका हम यूज करते हैं और हमेशा किसमें रखते हैं, इसमें जो गैसेस होती हैं बल्ब के अंदर कौन सी होती है, आर्गन और नियान जैसी गैसेस करते हैं, जो कि हमारी अफ्री गैसेस है और ये क्रिया नहीं करती, उसके साथ क्रिया नहीं करती है और ऑक्सीजन से इसको क्या रखते हैं, दूर रखते हैं, जिस कारण से बल्ब हमारा क्या होता है, जलता है। ये सब बातें आप याद रखिए। चलते हैं आगे, छठे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवें नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत सेल के बारे में बात कर रहे हैं। विद्युत सेल में रूपांतरण होता है। देखो एक बात समझो, विद्युत सेल का मतलब क्या, जो हमारा जो बैटरी हम यूज कर रहे हैं, बैटरी यूज करते हैं, हम किस कारण से यूज करते हैं, उसमें होता है लिक्विड। क्या होता है, लिक्विड। लिक्विड मतलब क्या, ये जो चार्ज होगा कौन सी एनर्जी स्टोर करेगा, रासायनिक ऊर्जा स्टोर करेगा। कौन सी, रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा को इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर वाली बैटरी ले लो, क्या करता है वो हमारा कन्वर्ट करता है किसमें, किसमें कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा। किसमें करता है, रासायनिक ऊर्जा किसमें, तो हमारा कौन सा होगा, ये सही है, ठीक है। तो आप यहाँ बातें आपको समझ में आ रही है। सातवां नंबर क्वेश्चन आपका हो चुका है। चलते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है आठवां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा आपको बढ़ा दिया गया है। आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। कह रहा है रासायनिक से अभिक्रिया में हमें दे रखा है FeCl3 दे रखा है, 2H2O दे रखा है और यहाँ Y दे रखा है और ये पूछ रहा है, यहाँ पर रहा है 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। देखिए एक बात समझिए कि FeCl3 था, FeCl2 बना, यहाँ तक बातें मेरी समझ में आ रही है कि ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है हमारा। यहाँ पे हमें प्रोसेस भी समझ में आ रहा है। ये Cl3 था और ये क्या है, Cl3। हाँ बात ठीक है। Cl कितना है, 3 2 6, यहाँ की Cl कितना है, 2 2 4, 4 2 कितना है 6, मतलब Cl की जरूरत हमें नहीं है। अगर मैं देख पाऊँ यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन हमारा 4 देखा है, कितना देखा है, 4। 2 और 2 4 हाइड्रोजन की हो गया, इसकी भी जरूरत हमें नहीं है। ऑक्सीजन अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन देख पा रहा हूँ 4, नहीं 4। मुझे एक बात समझ में आ रहा है, जो कम पड़ रहा है मेरे लिए, क्या कम पड़ रहा है, मेरा फेरस ये भी बैलेंस है, Cl भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है और ऑक्सीजन हमारा क्या है, थोड़ा सा कम है, 2 कम है और क्या कम है, सल्फर कम है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो हमारा कौन सा होगा, SO2। कौन सा होगा, SO2। ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्या ये बुक में क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या रिएक्शन दे रखा है, तो ऐसा रिएक्शन आपको बुक में नहीं मिलेगा, ऐसा रिएक्शन आपको बुक में नहीं मिलेगा। आप सर्च करिएगा इसको 10th क्लास की बुक में, ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। तो वहां आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी हमारा कि H2SO4 भी यूज हो रहा है, HCl भी यूज हो रहा है, दोनों यूज एक ही जगह नहीं हुआ है 10th के सिलेबस में, बट ये पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, पूछा है, तो आपने ध्यान रखना है। और ज्यादा हम इस पे रिसर्च करके क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर बात करेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है ना। इस कारण से 10th लेवल तक जितना बता रहा हूँ उसके हिसाब से आपको ऑप्शन क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इतना ही ध्यान रखिए, आगे चलते हैं। देखिए दे रखा है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा है। अम्लीय लवण क्या होता है, अम्लीय लवण देखो हमें पता है कि अम्लीय लवण कब बनता है, पहले से ही बात समझ में आई आपको। लवण तब बनता है जब हमारा मिलता है अम्ल और क्षार मिलता है, क्या बनता है, लवण और जल बनता है। अम्ल और क्षार मिलता है, क्या बनता है, लवण बनता है और क्या बनता है, जल बनता है। ये बात हमें समझ में आ रही है। अब इसमें से कोई भी, इन दोनों में से कोई भी एक प्रबल हो, एक क्या हो, प्रबल हो और एक क्या हो, दुर्बल। कौन सा हो, दुर्बल हो। तो अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार है तब हमारा क्या होगा, प्रबल लवण बनेगा। अगर मैं बात करूं दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार है तब भी हमारा बात कर लेंगे, यहाँ क्या हो, क्षारीय लवण बनेगा। यहाँ जो लवण बनेगा ना, जो प्रबल होगा, जैसे अम्लीय लवण हमारा यहाँ बनेगा, प्रबल अम्ल होगा क्या होगा, अम्लीय लवण, और क्षार अगर प्रबल होगा क्या होगा, क्षारीय लवण। बस यही बनेगा। ये बात ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा मैंने बता रखा है, जैसे यहाँ पे जैसे NaCl है, तो NaCl तो मुझे समझ में आ रहा है। NaCl कैसे बनेगा, NaCl बनता है हमारा NaOH बनता है और किससे बनता है, HCl से बनता है। तो ये हमारा क्या है, प्रबल क्षार है और ये क्या है, प्रबल अम्ल है। दोनों को मिलाते हैं तो ये उदासीन लवण होता है, अम्लीय लवण नहीं होता है। यहाँ पे अभी बाद में बात करते हैं। SO2 देखो, SO2 कुछ ऐसा है जब तक मेटल के हमारे क्लोराइड्स
सल्फेट, नाइट्रेट, या हम बात कर ले एसीटेट, ये सब नहीं आते तब तक हमारा ये लवण बनता नहीं है। तो SO2 तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, और Cl2 क्या है, गैस है, ये भी हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं। बस ये बातें आपको समझ में आ रही। दो तीन ऑप्शन तो खत्म हो गए, बचा कौन सा, ये। लेकिन अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार क्या होता है पेपर में आता है, ठीक है। तो देखते हैं एक बार, जैसे कि मैंने तुमको सारी चीजें बताई और उसी चीजों को मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे कि NaSO4 हमारा होता क्या है। NaSO4 का नाम होता है सोडियम बाइसल्फेट। क्या होता है, सोडियम बाइसल्फेट। ये अम्लीय लवण है, जैसे कि अभी बताया भी आपको। इसकी वजह से हम बात कर ले, एक से ज्यादा अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हमारे होते हैं। अब एक से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु का मतलब देखो कि यहाँ HSO4 हो रहा है। क्या हो रहा है, HSO4 E माइनस होगा और Na क्या होगा, प्लस होगा। जनरली अगर मैं बात करूं जो रिएक्शन होता है H2SO4 का, तो यहाँ पे हमारा बनता क्या है, ये बनता है HSO3 बनता है, H2SO3 बनता है। और यहाँ पे हम बात कर लेंगे, जनरली अगर मैं बात कर रहा हूँ NaSO4 को हम क्या बोल रहे हैं, सोडियम बाइसल्फेट बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, सोडियम बाई। NaHSO4 को हम क्या बोल रहे हैं, NaHSO4 क्या, सोडियम बाइसल्फेट है, अम्लीय लवण। इसकी वजह से अगर हम बात कर लें, इसमें एक से ज्यादा अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। और अम्लीय लवण हम बात कर लें, अम्ल की एक से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर या क्षारक के साथ मिलकर एक हमारे क्या बोलते हैं, धनायन से बदलने में मतलब मदद करता है। मेनली हम बात करें, अम्लीय जो हाइड्रोजन परमाणु ज्यादा बनता है वो क्षार के साथ रिएक्ट करके हमारा क्या होता है, धनायन बनने में हमारा क्या होता है, मदद करता है। मेनली आप ध्यान रखिएगा NaHSO4। इसी तरीके अगर मैं बात करूं NH4Cl, ये दोनों ही हमारे क्या है, ये दोनों ही हमारे अम्लीय लवण। यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात करें, अभी बताया आपको NaOH HCl से मिलता है NaCl और H2। ये जो बनता है उदासीन हमारा क्या होता है, लवण होता है। अगर मैं बोलूं प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षारक है, मैंने बताया देखो ये प्रबल है, तो ये प्रबल है, तो जो लवण बनेगा वो भी हमारा कैसा होगा, अम्लीय। जिसका मतलब प्रबलता जिसकी ज्यादा होगी वही लवण हमारा बनेगा। जैसे अगर मैं बोलूं ये दुर्बल अम्ल था, ये प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है इसलिए कैसा होगा, लवण कैसा होगा, क्षारीय। ठीक इसी तरीके प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है, तो यहाँ कैसा होगा, उदासीन लवण होगा। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार होगा तो फिर कैसा होगा, उदासीन लवण। और हर बार कितना होगा, जल तो बनेगा ही बनेगा। एक बात तुमको पता है कि जब पीएच की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं पीएच की, तो 0 से 14 तक हमारा पीएच वेरी करता है 7। इधर की तरफ जाते हैं तो अम्लता हमारी बढ़ती है, इधर की तरफ जाते हैं तो क्षारीयता हमारी बढ़ती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जब अम्लीय लवण बनेगा तो इसका पीएच कैसा होगा, 7 से कम। क्षारीय लवण बनेगा तो पीएच कैसा होगा, 7 से ज्यादा। और उदासीन लवण होगा तो पीएच 7 होगा। यहाँ पे भी उदासीन लवण है तो पीएच कितना होगा, 7। तो बेसिक बातें आपको क्या होंगी, समझ में आ रही है। अभी इसके और भी आपकी बात कर रहे हैं कुछ बातें जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। जैसे अगर मैं बात करूं रिएक्शंस, आप ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शंस के बेसिक हैं, मतलब इसी के बेस्ड सारा दूसरे चैप्टर का नहीं मिलता। अम्ल क्षार और लवण जो चैप्टर है उसी में बेस्ड हमारा है। आधात्मिक ऑक्साइड जो होते हैं हमारे, देखिए आधात्मिक ऑक्साइड हम बात कर लें, यहाँ आधात्मिक होगा, ये क्या लिखा है, आधात्मिक जो होता है हमारा, आधात्मिक ऑक्साइड हमारे होते हैं अम्लीय प्रकृति। आधात्मिक ऑक्साइड का मतलब क्या, जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड हमारा है, ये अम्लीय प्रकृति का हमारा माना जाता है। तो हम देख रहे हैं अम्ल है और यहाँ आधात्मिक ऑक्साइड है और क्या है, क्षारक है। तो क्या बना रहा है, लवण बना रहा है। क्या बना रहा है, लवण। तो यहाँ पे लवण बन गया और क्या बन गया, जल। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, अधात्मिक ऑक्साइड भी क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय। एक बात और ध्यान रखेंगे, अम्ल की अलग अलग धातुओं से हमारी क्रिया, जैसे हम बात कर लें धातु की कार्बोनेट से अगर हम बात कर लें, इसका क्रिया होता है, लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और हमेशा यही होगा, हमेशा क्या होगा, यही होगा। अगर अम्ल हमारा रिएक्ट करेगा धातु की कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो यही बनाएगा हमेशा। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूं, क्योंकि समय तो यहाँ पे कम है, फिर भी हम बात करेंगे HCl प्लस हम बात करेंगे धातु की कार्बोनेट मतलब CaCO3 की अगर हम बात करें तो ये बना लेगा CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2। ये हमारा अब इसको बैलेंस करते हैं, इसको क्या बैलेंस करते हैं। कहने का मतलब यही है कि धातु के कार्बोनेट बना रहा है, CaCO3 जब भी रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल देगा ही देगा। ठीक इसी तरीके अम्ल अगर मेरा धातु से रिएक्ट कर रहा है तो हमेशा लवण बनाएगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। जैसे HCl है, मान लो Na से रिएक्ट कर रहा है तो NaCl प्लस H2 बनेगा। कितना बनेगा, NaCl प्लस H2। या हम बात करें Zn से रिएक्ट करेगा तो ZnCl प्लस H2। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें ये तीसरा नंबर, अम्ल अगर मेरा धातु के हाइड्रोजन का मतलब NaHCO3 की बात करें, इसकी बात करा है NaHCO3 से, तो ये भी हमारा इसी को फॉलो करता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जब हम बात करेंगे हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारा जल बनता है, यहाँ पे हमारा क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है। बस इतना ही अंतर होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अम्ल हमारा धातु के ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनता है, लवण बनाता है और क्या बनता है, जल बनाता है। बेसिक बात है, अगर आप इसको नोट कर रहे हैं और सारे रिएक्शंस अपने चैप्टर के देखोगे तो इसी पे बेस्ड है। इसी पे क्या है, बेस्ड है।
धातु के ऑक्साइड लवण बनाएंगे, धातु के ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाएगा। अब क्षार के साथ रिएक्ट करके लवण और जल बनाता है, जो कि अभी बात की थी आपसे। क्षार की अभिक्रिया अगर मैं करता हूं, क्षार की अभिक्रिया धातु से करूंगा, तब ये हमारा क्या होगा, यहाँ लवण बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। क्षार की अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट से करेंगे तो ये कोई अभिक्रिया करता नहीं है। कई बार ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखा होता है और ऑप्शन आपसे पूछ लेता है, आप कुछ ना कुछ टिक करके आते हो, लेकिन यहाँ धातु क्षार का हमारा धातु के कार्बोनेट से कोई क्रिया ही नहीं होती है, क्योंकि क्रियाशीलता की श्रेणी अगर आपने याद की होगी तो वो हमारा क्या होता है, वो रिएक्ट नहीं करता है, कम और ज्यादा कभी भी नहीं करता है। क्षार की अभिक्रिया अगर मैं धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से करा रहा हूं तो भी हमारा अभिक्रिया नहीं होता है। क्षार अगर अम्ल से रिएक्ट करता है तो लवण और जल बनाता है, और क्षार अगर मैं बात करूं और धातु के ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो हमारा क्या होता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। क्या मैं बात करूं तो अम्लीय लवण हमारे क्या होते हैं, जैसे आपको बताया गया कौन कौन से होंगे, जैसे NH4Cl। अब देखकर कैसे समझोगे, जैसे हम जानते हैं NH4OH क्या होता है, ये दुर्बल हमारा क्या होता है, क्षार होता है, और HCl क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है HCl होता है, एक H2SO4 होता है, और एक क्या होता है SNO3। ये तीनों हमारे क्या होते हैं, प्रबल अम्ल। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं दुर्बल क्षार से प्रबल अम्ल रिएक्ट कर रहा है, क्या बनेगा, ये अम्लीय लवण ही बनेगा, CuSO4 जो बन रहा है। यहाँ पे बात कर ले हमारा कैसा है, ये प्रबल, जैसे हम बात कर ले CuSO4 हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारा क्या बना रहा है, यहाँ पे क्षार है, क्षार हमारा कैसा है, दुर्बल है, और यहाँ पे बात कर लेंगे हमारा क्या है, प्रबल अम्ल है। प्रबल क्षार कौन कौन से होते हैं, जैसे आप जानते हो NaOH, KOH, ये सब हमारे कैसे होते हैं, ये MgOH का ट्वाइस, ये सब हमारे कैसे होते हैं, ये सब होते हैं प्रबल, ऐसे होते हैं प्रबल। इनके अलावा जो भी बनता है वो क्या होता है, दुर्बल क्षार होता है। ऐसा होता है, ये प्रबल क्षार है, प्रबल क्या है, क्षार है, और ये क्या है, प्रबल अम्ल। ये क्या है, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं AgNO3 है, तो यहाँ पे भी अगर मैं बात करूंगा HNO3 हमारा प्रबल अम्ल है, और ये दुर्बल क्षार बना रहा है, दुर्बल क्षार से रिएक्ट करेगा तो कैसा बनेगा, अम्लीय लवण बनेगा। कैसा बनेगा, अम्लीय लवण। ठीक इसी तरीके अगर मैं बात कर लूं कि क्षारीय लवण या मूल लवण हमारा क्या होता है, लवण हमारा जब बात कर लेंगे प्रबल क्षार जो होगा अम्ल से रिएक्ट करेगा तब बनेगा। तो प्रबल क्षार कौन सा है, देखो NaOH है, यहाँ पे डैश होगा बीच में क्या होगा, डैश होगा, सॉरी बीच में डैश होगा। तो CH3COOH में कब बनता है हमारा, जब NaOH बनता है, और CH3COOH ये क्या है, CH3COOH अगर मैं बात करूं तो ये हमारा कैसा है, CH3COOH एसीटेट बनाता है, ये हमारा कैसा होगा, दुर्बल अम्ल। क्या है, दुर्बल अम्ल है। यहाँ पे प्रबल हमारा क्या है, क्षार है, तो ये कैसा होगा, सोडियम एसीटेट जो होगा ये क्षारीय लवण। पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड की अगर मैं बात करूं KOH प्रबल क्षार है, और एक ऐसा ये हम बात कर ले दुर्बल लवण, तो हमारा क्या बनाएगा, ये क्षारीय लवण बनेगा। सोडियम सल्फाइड की अगर मैं बात कर रहा हूं NaOH प्रबल क्षार है, और एक ऐसा है दुर्बल, तो यहाँ पे क्या बना रहा है, ये क्षारीय लवण। ठीक इसी तरीके हम बात करें उदासीन लवण की, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, उदासीन लवण बनाते हैं। आपको बताया गया कि NaCl Na ये हमारा बनाएगा। इसी तरीके MgSO4 जो बन रहा है, MgOH का ट्वाइस, और हमारा क्या होगा, H2SO4। ये प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है, ये प्रबल अम्ल है, दोनों मिलाकर क्या बना है, उदासीन लवण बना है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे, ये चीज जो आपके लिए क्या होगा, अच्छा रहेगा आगे सारे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पे अगर मैं देख पाऊं मैट में मुख्यतः आपसे पूछ रहा है, देखो मैट क्या होता है, आपने धातु कर्म पढ़ा होगा, धातु कर्म में अलग अलग पदार्थों की शुद्धि के लिए आपने बात की है, उसी में एक आता है मैट। क्या आता है, मैट। तो हमारा मैट में मुख्यतः क्या होता है, कॉपर सल्फाइड होता है, और क्या होता है, फेरस सल्फाइड होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये बनता कैसे है, ये निकल सल्फाइड को गलाने में हमारा मैट बनाया जाता है, बनता है। अगर निकल और तांबा का लगभग परसेंटेज देखें, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा ज्यादा मैंने डाल दिया, पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखिए जो कॉपर सल्फाइड होता है और फेरस सल्फाइड जो होता है वही हमारा क्या होता है, मैट का मेन पार्ट होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर मैं बात करूं, देखो ये वाला रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन भी आपके सिलेबस में नहीं है। अगर मैं दिख रहा था, मैंने मित्तल की भी किताब देखी और कंप्लीट कोर्स जो आपका होता है अभियंता वो भी देखा, दोनों में ये रिएक्शन था नहीं, ठीक है ना, फिर भी ये पूछ रखा है आपसे। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, PCl5 उसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलते हैं, और CH3COCl ये हम बोलते हैं इसको क्या, एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड आपका है, ये आपको दिया ही नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है ना। और यहाँ बात कर लेंगे POCl3, POCl3 हमारा क्या होता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और यहाँ बात कर ले HCl भी है। तो जब ये दे रखा है तो आप एक बात समझिए कि ये कैसे हम तैयार करेंगे इसको। देखिए आप एक बात, जब आपको कुछ समझ में आ रही है तो आप देखिए यहाँ Cl कितना है, 5 है, और यहाँ कितना है 3, 1 4, और कितना है 5, फास्फोरस कितना है 3 है।
फास्फोरस 1 है। अब इनको छोड़कर जो भी बच रहा है वही हमारा क्या होगा, रिएक्शन होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ जब छोड़ा तो यहाँ बचा आपका CH3CO बचा, यहाँ क्या बचा CH3CO बचा, यहाँ से क्या बचा, फास्फोरस तुम्हारा बैलेंस था, क्लोरीन बैलेंस था, ऑक्सीजन बचा है O, और यहाँ पे क्या है Cl तो था ही, ये हो गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, CH3COOH, कौन सा सही हो जाएगा, CH3COOH। इसी तरीके आप करेंगे, क्योंकि देखिए आप ज्यादा रिसर्च करके 11th और 12th तो अभी पढ़ नहीं लेंगे, तो आप ज्यादा पैनिक मत होइएगा भैया। अब हमें आंसर नहीं होगा, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लेकर आप परेशान होइए। मोस्टली आप प्रयास उस चीज के लिए करिए जहां ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपके गेन हो सकते हैं। एक आध क्वेश्चन अगर आता है तो सबके लिए वही होगा। आप अगर 10 में पढ़ रहे हैं तो अदर बच्चे भी 10 में ही पढ़ रहे हैं, तो अगर आप इस बात को लेकर डरेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत है। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, जैसे बता रहा हूं, अगर उस तरीके से आप समझ पा रहे हैं उस तरीके से निकलने का प्रयास करेंगे। 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए रिसर्च न करने लगिएगा कि 11 और 12 और इधर उधर नेट से पढ़ने लगे फालतू चीजें, ठीक है ना। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन हमारा, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा आई थिंक हो गया, 11 नंबर तो हो गया। 11 नंबर की बात कर लेते हैं 12 नंबर उभयधर्मी ऑक्साइड की बात करें। देखो उभयधर्मी ऑक्साइड से आपसे बात कर रहा है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड हमारा मेनली तो यहाँ पे एल्युमिनियम की ही ऑक्साइड। उभयधर्मी होता क्या है, ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों की गुण हमारे होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं क्या, उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है ना। ये ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल। जैसे अगर मैं बात करूं एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो गया, जिंक के ऑक्साइड हो गया, ठीक इसी तरीके टीन के ऑक्साइड हो गया, और क्या हो गया, लेड के ऑक्साइड। ये सारे हमारे क्या बना रहे हैं, ये सारे ही हमारे बना रहे हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। मतलब अम्ल के साथ भी ये हमारा क्या करते हैं, अम्लीय गुण भी रखते हैं और क्षारीय गुण दोनों ही रखते हैं। तो ऑप्शन आप ये भी याद रखिएगा जो अलग से आपको दिया गया है यहाँ पे, आप ये मोस्टली पूछा ही जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो ये तो आपका रहेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। 12 के बाद तीसरा आपका क्वेश्चन दे रखा है प्रोपेन। देखो इसको पहले भी बता रखा है, जनरली ये हमारा एल्केन ग्रुप का है। अब एल्केन ग्रुप का फार्मूला क्या होता है, आपको पता है एल्केन ग्रुप का फार्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। जब मैं कार्बन के सीक्वेंस की बात कर रहा हूं तो ये हमारा क्या होता है, कार्बन हम जानते हैं मेथ H प्रो ब्यूट पेंट X ऑक्ट नॉन डेड। तो अगर मैं बात करूं कार्बन 1 होगा तो इसको क्या बोलेंगे, मेथेन। क्या बोलेंगे, मेथेन। N जुड़ता जाएगा एथेन, प्रोपेन। तो कार्बन कितना है इसमें, 3 है। कार्बन कितना है, 3। तो N की वैल्यू 3 है, तो यहाँ H की वैल्यू कितनी होगी, 2 गुणे 3 प्लस 2 मतलब कितना हो जाएगा, C3 C3H कितना हो जाएगा, C3H। ये आप इसी तरीके आप N की वैल्यू अलग अलग पुट करके ये सारे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की बात देखिए, आपका हाइड्रोजन प्रजनन। क्योंकि ये प्रजनन टॉपिक ही था, मैंने क्या किया, सारे प्रजनन की सारी बातें यहाँ पे कर ली हैं। तो आप करिएगा क्या, इसको नोट करिएगा, क्योंकि आपको कभी कभी ये पूछता है लैंगिक और अलैंगिक में विभेद बताइए या अंतर बताइए, या आपसे पूछ लेता है अनुकूलन के बारे में बात कर लेता है, खंडन के बारे में बात कर लेता है, विखंडन के बारे में बात कर लेता है, या मैं बात करूं कायिक प्रवर्धन के बारे में बात कर लेता है। ये अलग अलग आपसे बात करता है, तो आप करोगे क्या, यहाँ पे सारी बातें पहले करोगे। हाइड्रा के बारे में हम बात करें तो हाइड्रा का प्रजनन तो मुकुलन के द्वारा होता है, ये बात मुझे समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये होता क्या है, जनरली अगर मैं बात करूं मुकुलन में, तो अपने ही जैसे अनुवांशिक क्या करते हैं, ये नए जीव उत्पन्न करने की क्या करते हैं, जिसको बोलते हैं क्लोनिंग। क्या बोलते हैं, क्लोनिंग। और 2 ही तरीके के जनन होते हैं, एक तो होता है लैंगिक जनन होता है, क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, और एक क्या होता है, अलैंगिक। अलैंगिक प्रजनन में एक ही जनन होता है, ये अंतर है। लैंगिक और अलैंगिक में क्या है, अंतर है। तो साथ ही साथ नोट कर लेंगे, अलैंगिक प्रजनन एक जनक होता है, लैंगिक प्रजनन में हमारे 2 जनक होते हैं। अगर मैं बात करूं अलैंगिक प्रजनन में हमारा युग्मक का निर्माण होता है, और यहाँ युग्मकों का युग्मन नहीं होता है, मतलब ये कंबाइंड फिर से नहीं होते, युग्मक का बस निर्माण होता है यहाँ पे। लैंगिक प्रजनन में युग्मकों का हमारा निर्माण भी होता है और युग्मन भी हमारे होते हैं। यहाँ पे बात करें अलैंगिक प्रजनन में बिना संतानी अलैंगिक प्रजनन से बनी संतानें एक जैसी होती हैं, और यहाँ उनको क्लोन भी कहा जाता है, जो कि अभी हम बात करेंगे, ठीक है। लैंगिक प्रजनन से बनी संतानें हमारी कैसे होती है, माता पिता से अलग हो सकती हैं, कुछ गुण हमारे क्या होते हैं, जुड़ सकते हैं। अलैंगिक प्रजनन से हम बात कर लेंगे। लैंगिक प्रजनन एक जटिल हमारा धीमी प्रक्रिया है, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन की तुलना में अगर मैं बात करूं, लैंगिक प्रजनन कैसा है, जटिल है और धीमी प्रक्रिया, इसमें समय लगता है।
अलैंगिक प्रजनन हम ऐसे जीवों में पाया जाता है जिनकी संरचना अपेक्षाकृत क्या होती है सरल। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम बात कर लें, कवक जो होते हैं वो अलैंगिक जनन, सहवाग अलैंगिक, और कुछ अपसर्पी प्राणी, ये सारे हमारे कैसे होते हैं, अलैंगिक प्रजनन पर प्रदर्शित करते हैं। ज्यादातर उच्च श्रेणी के प्राणी पूरी तरह से लैंगिक विधि से प्रजनन करते हैं। उच्च श्रेणी के प्राणी का मतलब जो भी जीव जंतु हैं या बात करें मनुष्य हैं उनकी बात कर रहे हैं। अलैंगिक प्रजनन के कुछ उदाहरण आपको देखा, इष्ट में हम बात कर लेंगे कोशिका के दो भाग समान रूप से विभाजित नहीं है, ठीक है। तो अलैंगिक प्रजनन के कुछ उदाहरण यहाँ पे देखा है। हाइड्रा, अभी आपको बताया कि दीवारों में कलियों का निर्माण करते हैं, अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। इसी तरीके स्टारफिश, स्टारफिश कोई अंग टूट गया तो एक नई स्टारफिश उत्पन्न करता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, स्टारफिश के लिए भी बात कर ले, ईस्ट के लिए या हाइड्रा के लिए। तो ये तो हमने बस देखा लैंगिक और अलैंगिक क्या होता है। अभी हम अलग अलग देखने जा रहे हैं, मुकुलन क्या होता है, विखंडन क्या होता है, खंडन क्या होता है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है। सारी एक बात देख लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, ज्यादा समझ आ जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार। तो मुकुलन के बारे में बात करें, मुकुलन द्वारा जो होता है, मुकुलन हमारा कैसा है, ये हमारा अलैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, जिसमें हम बात कर लें किसी जीव की एक शरीर के बाहरी सतह की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन के जरिए हमारा क्या होता है, उपहार होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब, जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर इसी प्रोसेस को बोलते हैं बट, क्या बोलते हैं बट, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बड़ी, क्या बोलते हैं बड़ी। यहाँ मुकुल धीरे धीरे हमारे क्या करते हैं, बड़ा अंग एक नए जीव के रूप में लेता है, अंत में जनक जीव से अलग हो जाता है और नया आहार बना लेता है, ठीक है। जैसे हम बात कर लेंगे ईस्ट, हाइड्रा, ये सारे हमारे कैसे जनन करते हैं, ये मुकुलन के द्वारा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि अलैंगिक जनन में माता पिता नई संतान में, अभी बताया आपको इस बारे में, अलैंगिक जनन से पैदा होने वाली संतानें शारीरिक रूप से एक जैसी होती है, जो कि क्लोनिंग, अभी बताया क्लोन के बारे में बात हो रही थी। और ऐसे ही बात कर लेंगे अलैंगिक जनन से हमारा पैदा होने वाली संतान को क्या करते हैं, क्लोन भी करते हैं, अभी बात होगी। ईस्ट में मुकुलन दो तरह से होता है, एक विखंडन भी होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ईस्ट में जनन ये भी होता है, विखंडन भी होता है और नवोदित भी होता है, दोनों ही होता है हमारा। अगर मैं बात करूं हाइड्रा, पुनर्जनन और मुकुलन दोनों तरीकों से, तो यहाँ ऑप्शन में जो दे रखा था ना हाइड्रा के केस में, ये मुकुलन दे रखा था। अगर मैं यहाँ पुनर्जनन लिखा होता तो वो भी हम बोल सकते थे कि ये फिर से अपना जन्म कर सकता है, दोनों तरीकों से प्रजनन कर सकता है। ऑप्शन में तो यही था, मुकुलन ही था, इसलिए मुकुलन को ही टिक किया मैंने, ठीक है। ये रहा मुकुलन की बात। अब हम बात कर लेंगे इसके बारे में, विखंडन के बारे में बात कर रहे हैं। विखंडन क्या होता है, विखंडन लैंगिक जनन अगर हम बात कर रहे हैं तो ये भी हमारा कैसा है, अलैंगिक जनन की हमारी क्या है क्रिया। विखंडन की हम बात करें कैसे किया है, अलैंगिक जनन की क्रिया है, जिसमें हमारा क्या होता है, शरीर के किसी हिस्से से विभाजित हो जाता है वो और नया जीव बना लेता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर मैं बात करूं कि विखंडन दो तरीके से होता है, द्विविखंडन होता है, बहुविखंडन होता है। जिसमें द्विविखंडन में क्या होगा, गुणसूत्र दोगुने हो जाते हैं, उनको बोलते हैं द्विविखंडन। फिर केंद्रक और कोशिका द्रव दो हिस्सों में हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। विभाजन के बाद अमीबा पैरामीशियम में ये सारी चीजें हमारे देखने दिखी जाती है। अमीबा और पैरामीशियम में हमारा क्या होता है, मेनली ये द्विविखंडन द्वारा जन्म करने वाले हमारे क्या उदाहरण है। अब ऐसे बात करें, पौधों में भी विखंडन द्वारा जन्म होता है, लेकिन लीवर वॉट और मास जैसे पौधे होते हैं जो नए पौधे क्या करते हैं, पाते हैं। तो मेनली आपको यही याद रखना है, अमीबा और पैरामीशियम द्विविखंडन हमारा करता है। और विखंडन होता क्या है, आपको जान रहे हैं कि किसी शरीर के भाग से हमारे अलग हो जाएंगे, नए हिस्से का फिर निर्माण हो जाएगा, फिर नए जीव बना लेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके हमारा क्या होता है, कुछ जलीय जीवों में भी ये देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, ये विखंडन का है, इसका है। इसी तरीके अगर मैं बात करूं, मुकुलन हो गया, विखंडन हो गया। विखंडन जनन की अगर हम बात करें तो मेनली अगर मैं बात करूं कि जो जीवाणु होते हैं या प्रोटोजोआ होते हैं वो आमतौर पर दो समान भागों में क्या हो जाते हैं, तो जीवाणु और प्रोटोजोआ में हमारा क्या होता है, खंडन। क्या होता है, खंडन। तेज जल के प्रवाह के कारण भी ये पादप कुछ हिस्से हमारे अलग होकर क्या हो जाते हैं, नए सवाल बना लेते हैं। तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम स्पोरोजा हम बात कर ले, सहवाग बहुविखंडन द्वारा हमारा प्रजनन करते हैं। पीछे अभी हमने बात किया था इसमें द्विविखंडन, इसमें अमीबा और पैरामीशियम था। यहाँ पे हम बात करें बहुखंडन द्वारा हमारा प्रजनन करते हैं, कौन कौन से, प्लाज्मोडियम, स्पोरोजोआ और सहवाग। तो ये हमारे क्या करते हैं, बहुखंडन की बात। तो आप विशेष ध्यान रखेंगे इसके बारे में, बहुत ज्यादा तो आपसे नहीं पूछता है, बट आप ध्यान रखिएगा जीवाणु और प्रोटोजोआ खंडन द्वारा हमारे क्या करते हैं, बस ये बातें आप याद रखिए। इसके बाद बात करें कायिक प्रवर्धन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कायिक प्रवर्धन में हम बात करेंगे पौधों के बारे में बात करें। पौधों में होने वाला अलैंगिक जनन है, जहां पे हम बात कर लेंगे पौधे में किसी वर्धी भाग, चाहे वो जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, से नया पौधा तैयार होता है, तो इसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन के जैसे आलू के कंद है, नए पौधे का हमारा जन्म होता है। अदरक के प्रकंद है तो पौधे का नया जन्म होता है। ब्रायोफिलम है, ब्रायोफिलम की पत्ती से नया, इससे क्वेश्चन अभी आया था सेट फर्स्ट में, ब्रायोफिलम से क्वेश्चन आया था। तो देखो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस बदल दिया है। आप अगर इंडेक्स में पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा हो जाता है।
ब्राइटलम नए पौधे का हमारा निर्माण होता है। शकरकंद और डहेलिया हम बात कर लेंगे, मूल कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है। हल्दी, गन्ने, अदरक में तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। और ऐसे ही बात कर ले बोगनवेलिया हम बात कर ले मुगलन द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो उदाहरण बताए गए ना, सारे उदाहरण इंपॉर्टेंट है। कभी ये पूछ लेता है, कभी ये पूछ लेता है, कभी ये पूछ लेता है, तो घुमा के आपको क्वेश्चन यही आएगा। बट वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा आपको चेक करता है, अलग अलग उदाहरण में जाते हैं। पिछले वाले में ब्राइटलम था, इस वाले में आपको पूछा है इनमें से कौन सा हमारा हाइड्रा के बारे में पूछ लिया, हो सकता है अगली बार कोई और आ जाए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं, बट थोड़ा सा टॉपिक को इन डेप्थ अगर कर लेते हो तो फिर दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन तो आ रहा है पायरुवेट के बारे में बात करें। देखो पायरुवेट के विखंडन की अगर हम बात कर ले, कई बच्चे इसमें क्या होंगे, कईयों को लग रहा हो कि नहीं इतना ज्यादा क्यों पढ़े, इतना ज्यादा पढ़ने से हमें कोई दिक्कत आएगी या इतना कौन लिखेगा बैठ के। देखो एक ही बार मेहनत करनी है। लास्ट टाइम पेपर में आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होने वाला है कि अगर आपने सारी चीजों का नोट्स एक बार बना रखा है, जो मेन टॉपिक्स है, और उसको सारे आप रिवाइज कर रहे हो समराइज करके, मैथ्स की तरह इसको मत करना बच्चा, मैं बार बार कह रहा हूँ, साइंस का नोट्स बनाते हुए चलना ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, अदरवाइज आपके लिए दिक्कत आएगी। यहाँ बात करेंगे पायरुवेट के विखंडन की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज में हम जानते हैं 3 कार्बन हमारे क्या होते हैं, यहाँ विखंडन होता है, तो ये पायरुवेट और ऊर्जा होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हमारा होता है, ऑक्सीजन का अभाव जहां होता है अनुपस्थिति यहाँ होती है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति, 3 तरीके से बनता है हमारा। जब पायरुवेट अगर मैं बात कर लूं, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या होता है, और ऊर्जा जैसे हमारा बनाता है, तो ये इष्ट और किण्वन के द्वारा, इसके द्वारा इष्ट और किण्वन के द्वारा, और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है हमेशा, ठीक है ना। तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। जब लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदलता है पायरुवेट और ऊर्जा, तो ये पेशी कोशिका में होता है, इसमें होता है पेशी कोशिका। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर मैं बात कर रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बना रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन में आपको दे रखा है कोशिका द्रव्य दे रखा है, ये तो होगा नहीं, यहाँ हरित लवक ये भी नहीं हुआ, केंद्रक ये भी नहीं हुआ, कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात किया, अगर मान लो ये हमारा दिया होता, तो ऑप्शन में ऐसा दिया होता तो आपको और ऑप्शन भी होते कि कौन सा सही हुआ, दूसरा तीसरा सही हुआ, पहला दूसरा सही हुआ, ऐसे कुछ, ठीक है ना। तो इसको बना लेना, तो क्या लेना, बना लेना। ये ग्राफ है जो हमारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये भी होता है। यहाँ लैक्टिक अम्ल, जैसे देखते हो बहुत एक्सरसाइज बहुत कर लेते हैं, तो हमारा शरीर कैसा हो जाता है, गठीला हो जाता है, तो उस समय हमारी बॉडी से कैसा होता है, जैसे बहुत ज्यादा दौड़ लिए शुरुआत में, तो लैक्टिक अम्ल रिलीज होता है, ठीक है ना। शेर, चीता ये सब जो होते हैं, इनमें हमारा क्या होता है, पैर दर्द उनका नहीं होता है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वहां ऑलरेडी क्या है, वो लैक्टिक अम्ल हमारे प्रोड्यूस करते ही रहते हैं, ठीक है ना, बकरी को भी। तो ये हमारा क्या है, इनकी कंडीशन है। जनरल कंडीशन आप जानते हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे इसमें ऊर्जा बनता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में, जो कि पिछले पेपर में आया था, ठीक है ना। तो बेसिक चीजें आप क्या करते रहेंगे, समझते रहेंगे। देखिए वो टॉपिक वहां था, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग करके ठीक है ना। चलते हैं आगे, 15 नंबर क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य में वृक्क किस तरह से, देखो वृक्क क्या करता है, ये छानने का काम करता है। जनरली हमारे इस तरीके से बीज शेप का होता है। उत्सर्जन तंत्र का हमारा क्या होता है, तो ये बात तो हमें समझ में आ रहा है कि उत्सर्जन तंत्र का होता है। थोड़ा सा और बात समझ लेते हैं वृक्क के बारे में। सेम जैसा होता है, सेम मतलब अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र होता है। इसमें क्या काम होता है, इनका मुख्य काम होता है रक्त को साफ करना और अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालना। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, वृक्क में हमारे द्रव संतुलन नियंत्रित करने का काम करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स के सही स्तर को बनाए रखते हैं। हमेशा इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब एक लिक्विड के स्तर को हमारा बैलेंस करने का काम भी कौन करते हैं, यही करते हैं। वृक्क में बड़ी संख्या में नेफ्रॉन होते हैं जो रक्त प्रणाली को बनाए रखते हैं और अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते रहते हैं, हटाते रहते हैं। ध्यान रखिएगा, नेफ्रॉन मदद करते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव में आपसे इसके बारे में पूछेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा उसके बारे में। वृक्क से छाने गए मूत्र में सबसे ज्यादा पानी होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है, पानी। कार्बनिक पदार्थ के तौर पर सबसे ज्यादा यूरिया होता है। अगर मुझे पूछेगा अकार्बनिक पदार्थ के रूप में, तो ये हमारा पानी होगा। और यहाँ पे अगर बात करें कार्बनिक पदार्थ के रूप में, तो सबसे ज्यादा क्या होता है, यूरिया होता है। ये बात आपको समझ में आ रही है। इस फिगर आपको बनाने आना चाहिए, क्योंकि कभी बार हमारा क्या होता है, इसका क्रॉस सेक्शन व्यू आपसे फिगर पूछ लेता है। तो यहाँ पे रेनल वेन होता है और यहाँ रेनल पेल्विस होता है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के बारे में बात करेगा। इसका एक सिरा हमारा यूरेटर से कनेक्ट होता है और एक होता है हमारा यहाँ बीच में, इसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला पिरामिड, मेडुला क्या पिरामिड, ठीक है ना। तो बेसिक बातें हैं। इसका वर्किंग अगर पूछता है तो मैं एक बार बात करूंगा इसके बारे में। अभी तो चलते हैं आगे।
16 नंबर क्वेश्चन के बाद अगर हम बात करें 17 नंबर क्वेश्चन, तो मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा अपनी कहां से कंप्लीट की? तो मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा हमारी कंप्लीट की थी कहां से? गिरजाघर से। कहां से की? गिरजाघर से। बात ध्यान रखिएगा, सेट 2 का क्वेश्चन है आपका और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। तो ये गलत होगा कई बच्चों का, क्योंकि कई बच्चे यहाँ पे स्कूल और गुरुकुल लगाते हैं और वहीं क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलते हैं आगे, 3 क्वेश्चन और बचे हैं जो हमें करना है आज। यहाँ पे देख लेते हैं, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थित था? अब एक बात समझिए आप ध्यान से, इसका एक सेट फर्स्ट में जो लास्ट क्वेश्चन था मैंने करवाया था आपको साइंस का, वो भी यही करवाया था। अभी जो करवा रहा हूँ देखिए, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया फिर वही। तो अगर आप सही से पढ़ते तो हमारी समस्या यहाँ दिक्कत ना होती। हम जानते हैं इसके दोनों तरफ हमारा फैलोपियन ट्यूब होता है और ये हमारा गर्भाशय से कनेक्टेड होता है। दोनों तरफ हमारे क्या होता है, लेफ्ट और राइट दोनों ही फैलोपियन ट्यूब होते हैं। ये कौन साइज का होता है, ये भी कौन साइज का होता है। इसका एक सिरा मतलब एक गर्भाशय से जुड़ा होता है और एक ऐसा होता है कीट के आकार का होता है। ये हमारा क्या होता है, योनि से हमारा क्या होता है, जुड़ा होता है। अब एक बात ध्यान से समझ लीजिए, सारी बातें मैं वही कर रहा हूँ। फैलोपियन नलिकाओं हमारा लूप स्थापित होता है, इसको फैलोपियन नलिकाओं हम गर्भनली भी करते हैं। मान लो वर्ड चेंज कर दिया, तुमने फैलोपियन याद किया है, गर्भनली आगे का शब्द बताया नहीं थे, ध्यान रखना फैलोपियन वही हम बोल रहे हैं, क्या गर्भनली ही बोल रहे हैं, ठीक है ना। इनकी लंबाई से तो तुमसे कोई मतलब नहीं है, 10 सेंटीमीटर होता है, जानकारी के लिए रखेंगे। सिरा एक सिरा कीट के आकार का होता है और दूसरा सिरा गर्भाशय से जुड़ा होता है, जैसा कि बता दूंगा कि अंडाणु और शुक्राणु से मिलने का हमारा जायगोट बनता है। ये बात तुम्हें पता है कि अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, जायगोट बनता है। मादा जनन तंत्र में कुछ और अंग होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, अंडाशय जो अंडे जारी करता है, गर्भाशय निषेचित अंडे से बच्चा बनता है हमारा, और योनि हम जानते हैं शुक्राणु प्रवेश करते हैं और बच्चा पैदा होता है। तो ये 3 पार्ट में क्या रखने हैं, याद रखने हैं, इनके बारे में आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की बात अगर मैं बात करूं, 19 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से कौन से पौधे हमारे नर जन्नांग का प्रतिनिधित्व करते हैं? देखिए नर जन्नांग की बात कर रहा है। नर जन्नांग का मतलब क्या होता है, देखो एक होता है पुंकेसर, क्या होता है पुंकेसर। तो पुंकेसर ही हमारा क्या होता है, नर जन्नांग का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बारे में 2-3 बातें और लगे हाथ समझ लेते हैं। पुंकेसर फूल के अंदर स्थित होता है, परागण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पुंकेसर में परागकोश होता है और पराग पैदा करता है, ठीक है। पुंकेसर की संरचना तंतु की तरह होती है और परागकोश को सहारा देता है ग्रहणी। किसी फूल में नर और मादा दोनों का प्रजनन अंग हमारा क्या होता है, जब स्वतः ही होगा तो इसको बोलेंगे स्वपरागण, क्या बोलेंगे, स्वपरागण। अगर किसी फूल में हम नर और मादा दोनों का प्रजनन न हो तो उसको बोलते हैं क्रॉस, या कौन बोलते हैं, परपरागण। क्या बोलते हैं, परपरागण, परपरागण, ठीक है। स्वपरागण अगर खुद से होगा तब बात करेंगे, अगर हमारा क्या होता है दोनों के प्रजनन अंग न हो तो हम उसको बोलते हैं क्या, परपरागण बोलते हैं। जैसे मधुमक्खी के केस में होता है, मधुमक्खी क्या करती है, कहीं से लाकर उसको क्या करती है, फूलों से ऑलरेडी उनका क्या करती है, प्रजनन करवाती है, तो वहां पे हमारा क्या होता है, परपरागण का केस आता है। ये 19 नंबर हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्वेश्चन, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, आपसे आसान क्वेश्चन लेंगे। करेक्ट इनमें से कौन से पर्यावरण मित्र की तरह व्यवहार करता है? अब देखो पर्यावरण मित्र का मतलब क्या, आपको एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहना है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली का मतलब बाजार जाते समय अगर आप खरीदते समय कपड़े वाले थैले का यूज कर रहे हैं, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आप कपड़े का थैले यूज कर रहे हैं, उसको यूज एंड थ्रो नहीं करेंगे। अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइट और पंखों का स्विच बंद करना, सही बात है। वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, ये भी सही बात है। मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, डी कौन सा सही हो जाएगा, डी। तो आज हमने क्या किया, आज सारा आपका ऑब्जेक्टिव सेट 2 का पेपर मैंने किया। और आपको ध्यान रखना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लास्ट टाइम में ये मत करिएगा कि हाँ सर आपके थोड़े से आलस के कारण, क्योंकि ठंडी चल रही है और आप ध्यान में सुबह उठते हैं तब भी नींद आती है, रात को सोने जाते हैं तब भी नींद आती है। लास्ट टाइम चल रहा है और यही क्या होगा, मेन मीटिंग होगी, मेन बैटिंग जो करेगा फील्ड में वही स्कोर करके ले जाएगा। कई लोग सो रहे हैं और कई लोग क्या कर रहे हैं, ठंडी में भी उठकर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। किसी को हाथ निकालकर लिखने में तकलीफ हो रही है, किसी को क्या हो रहा है, बैठ के आराम से सो के पढ़ रहा है। तो कई तरह की समस्याएं आएंगी, बस एक चीज ध्यान रखना, नंबर कम ना आए, क्योंकि 10 में हमें नंबर क्या करना है, बहुत अच्छा स्कोर करके निकलना है। और हम लोग क्या करेंगे, मन लगा के मेहनत करेंगे आगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, सेकंड पार्ट इसका जल्दी ही हम डालेंगे। धन्यवाद।